दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के विद एजुकेशन पे। आज हम राजस्थानी कला और संस्कृति के जो अपने 500 प्रश्नों की सीरीज चल रही थी उसके भाग 5 में तो 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षा में पूछे गए हैं तथा बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये सारे प्रश्न राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर के विद एजुकेशन को ज्वाइन जरूर कर लें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल आर के विद एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो प्रश्न नंबर 1 दे रखा है अपना, मतलब 200 प्रश्न हम इनमें से पहले कर चुके हैं। तो आज 201 नंबर का प्रश्न है। तो प्रश्न 201 नंबर है। निम्न में से कौन सा आभूषण या ऑर्नामेंट, जो इंग्लिश में ऑर्नामेंट्स कहते हैं, ऐसे कैसे ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, राजस्थानी परिवेश में दांत से संबंधित रखता है। ऑप्शन 1 दे रखा है नवरत्न, ऑप्शन 2 दे रखा है ताबीत, ऑप्शन 3 दे रखा है रखन, ऑप्शन 4 दे रखा है अरसी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर रहेगा दांत पे जो रखा जाता है वो होता है रखन। क्या होता है? दांत का आभूषण कौन सा है? रखन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा दांत के और अन्य आभूषण कौन कौन से हैं? तो दांत के अन्य आभूषण हैं, एक तो है रखन, एक है चूंप, एक धौंस, एक कील और एक मेर। तो ये है दांत से संबंधित आभूषण। तो इसका सही आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है मुर्गियां, ऑप्शन 2 दे रखा है रखड़ी, ऑप्शन 3 दे रखा है कंठी, ऑप्शन 4 दे रखा है हालरा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कंठी और हालरा ये है महिलाओं के आभूषण, इनको पहना जाता है गले में, महिलाओं के द्वारा धारण किया जाता है गले में। और रखड़ी को ही महिलाओं के द्वारा सिर पर धारण किया जाता है, महिलाओं के द्वारा सिर पर। और मुर्कियां होती है पुरुषों का आभूषण। किनका आभूषण? पुरुषों का आभूषण, जिसको पहना जाता है कानों में। कहाँ पहना जाता है? कानों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चूंब कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है नाक, ऑप्शन 2 दे रखा है बाजू, ऑप्शन 3 दे रखा है दांत, ऑप्शन 4 दे रखा है कमर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मैंने भी पिछले वाले प्रश्न में बताया था कि दांत की जो आभूषण है वह है रखन, चूंब, धौंस, कील और मेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चूंब कहाँ पहना जाता है? दांत में। और एक होती है चौंप, चौंप पहने जाती है नाक में, चौंप होती है वो पहने जाती है नाक में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 दांत। इसके बाद में अगला प्रश्न है, डोला पाला, चाप व गोखरू आभूषण शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? शरीर के, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है, किस अंग पर पहने जाते हैं? तो ऑप्शन 1 दे रखा है कलाई पर, ऑप्शन 2 दे रखा है कमर पर, ऑप्शन 3 दे रखा है कान पर, ऑप्शन 4 दे रखा है नाक में, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो गोखरू, चाप और डोलापाला ये पहने जाते हैं कलाई पर। कहाँ पहने जाते हैं? कलाई पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कलाई पर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, लेजिम वाद्य यंत्र किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? ऑप्शन 1 दे रखा है औनद्य वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 दे रखा है सुशिर वाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 दे रखा है घन वाद्य यंत्र, ऑप्शन 4 दे रखा है तत्व वाद्य यंत्र, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो लेजिम वाद्य यंत्र जो है वह है घन वाद्य यंत्र। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। घन वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? वह वाद्य यंत्र जिनसे स्वरों की उत्पत्ति चोट या आघात के द्वारा होती है, चोट या आघात के द्वारा होती है, यानी जिनके ऊपर थाप देके बजाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 घन वाद्य यंत्र।
इसके बाद में अगला प्रश्न है, यूरोप के जूहार्प के समान कौन सा वाद्य यंत्र, ये प्रश्न न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन 1 दे रखा है मोरचंग, ऑप्शन 2 दे रखा है बांसुरी, ऑप्शन 3 दे रखा है तुरई, ऑप्शन 4 दे रखा है मस्तक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो यूरोप के जूहार्प के समान जो वाद्य यंत्र है राजस्थान का वह है मोरचंग। क्या है? मोरचंग। इसे कहते हैं राजस्थान का जुआर्प। जुआर्प। और सभी वाद्य यंत्रों में ये सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। सभी वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र, सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। और इसे होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। होठों के बीच में रखकर क्या किया जाता है? बजाया जाता है। रखकर बजाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मोरचंग। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मुस्लिमों में मुहर्रम के दिन ताजिया निकालते समय गले में कौन सा वाद्य यंत्र लटकाकर उसे बजाया जाता है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है मृदंग, ऑप्शन 2 दे रखा है मादनल, ऑप्शन 3 दे रखा है ताशा, ऑप्शन 4 दे रखा है ढोल और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मुहर्रम के दिन ताजिया निकालते समय मुस्लिमों के द्वारा जो गले में लटकाया जाता है वो होता है ताशा वाद्य यंत्र। और ये एक होता है चमड़े से मढ़ा हुआ, चमड़े से मढ़ा हुआ। इसे गले में लटकाया जाता है और इसे बजाया जाता है। और ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनद्य वाद्य यंत्र। अवनद्य वाद्य यंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कुछ कथन दे रखे हैं और उनसे संबंधित इनके प्रश्न है। ऑप्शन 1 दे रखा है, एक लोक वाद्य यंत्र के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए। इसका जो कथन दे रखा है एक दे रखा है ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन 2 दे रखा है इसे कालबेलिए सांप को मोहित करने के लिए बजाते हैं। और ऑप्शन 3 दे रखा है इसे बीन भी कहते हैं। अब इनके जो आंसर के लिए जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है, पहला ऑप्शन दे रखा है पुंगी, ऑप्शन 2 दे रखा है नड़, ऑप्शन 3 दे रखा है मशक, ऑप्शन 4 दे रखा है सुरनाई, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पहली बात तो है ये कि सुशीर वाद्य यंत्र है और कालबेलिए सांप को मोहित करने के लिए बजाते हैं और इसे बीन कहते हैं और इसे पुंगी भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए पुंगी। और ये कौन सा है? सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र यानी कि वे वाद्य यंत्र जिनसे स्वरों की उत्पत्ति फूंक मारकर की जाती है। फूंक मारकर स्वरों की उत्पत्ति की जाती है। स्वरों की उत्पत्ति की जाती है। उत्पत्ति की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुंगी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इसमें भी कुछ कथन दे रखे हैं। एक लोकवाद्य के संबंध में निम्न कथनों पर गौर कीजिए। पहला दे रखा है इसमें, यह शहनाई जैसा होता है, इसे ढोली व लंगा जाति द्वारा विवाहों में बजाया जाता है। ऑप्शन 2 दे रखा है इसे गीला कर बजाया जाता है। ऑप्शन 3 दे रखा है, ऑप्शन क्या कथन 3 दे रखा है, इसके मुख पर खजूर ताड़ या कगोर वृक्ष का सरकंडा लगाया जाता है। अब इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन 1 दे रखा है बांसुरी, ऑप्शन 2 दे रखा है ढोलक, ऑप्शन 3 दे रखा है चंग, ऑप्शन 4 दे रखा है सुरनाई, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो लोकवाद्य हैं और शहनाई जैसा होता है, इसे ढोली व लंगा जाति द्वारा विवाह में बजाया जाता है, इसे गीला कर बजाया जाता है, इसके मुख पर खजूर ताड़ या कगोर वृक्ष का सरकंडा लगाया जाता है। तो ये होता है सुरनाई। क्या होता है? सुरनाई। क्या होती है? सुरनाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुरनाई। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हिंदी महीनों के अनुसार नव वर्ष का प्रारंभ कब से होता है। ऑप्शन 1 दे रखा है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ऑप्शन 2 दे रखा है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, ऑप्शन 3 दे रखा है बैसाख शुक्ल प्रतिपदा, ऑप्शन 4 दे रखा है बैसाख कृष्ण प्रतिपदा। तो हिंदी और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो हिंदी महीनों के अनुसार जो नव वर्ष का प्रारंभ होता है वो होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। कहाँ से होता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है,
रंग पंचमी कब मनाई जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है चैत्र शुक्ल पंचमी को, ऑप्शन 2 दे रखा है आषाढ़ शुक्ल पंचमी, ऑप्शन 3 दे रखा है आषाढ़ कृष्ण पंचमी, ऑप्शन 3 दे रखा है चैत्र कृष्ण पंचमी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रंग पंचमी जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है चैत्र कृष्ण पंचमी को। कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण पंचमी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चैत्र कृष्ण पंचमी। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है अशोका अष्टमी। कौन सी अष्टमी मनाई जाती है? अशोका अष्टमी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा चैत्र कृष्ण पंचमी, रंग पंचमी के लिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 दे रखा है नाथद्वारा, ऑप्शन 2 दे रखा है राजसमंद, ऑप्शन 3 दे रखा है मालपुरा, ऑप्शन 4 दे रखा है बड़ी सादड़ी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो गुलाबी गणगौर जो प्रसिद्ध है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की, नाथद्वारा राजसमंद की। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है नाथद्वारा, तो इसका सही आंसर रहेगा नाथद्वारा। और ये मनाई कब जाती है? चैत्र कृष्ण पंचमी को, चैत्र शुक्ल पंचमी को, चैत्र शुक्ल पंचमी को, पंचमी को। वैसे गणगौर जो मनाई जाती है वैसे तो ये चैत्र शुक्ल तृतीया से, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, लेकिन गुलाबी गणगौर एक ऐसी गणगौर है जिसे चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा नाथद्वारा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निर्जला एकादशी कब आती है? ऑप्शन 1 दे रखा है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, ऑप्शन 2 दे रखा है चैत्र कृष्ण सप्तम को, ऑप्शन 3 दे रखा है वैशाख शुक्ल प्रतिपदा, ऑप्शन 4 दे रखा है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर रहेगा जो निर्जला एकादशी आती है वो आती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। कब आती है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में ये है एक निर्जला एकादशी, एक होती है देवसहनी एकादशी, देवसहनी या देवसोहनी, देवसोहनी एकादशी। ये आती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। राजस्थान भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि इस दिन देवता सो जाते हैं और अगले 4 महीनों तक कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह कार्य और आदि कार्य नहीं किए जाते। इसके बाद में एक है जल झूलनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी। ये आती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और एक एकादशी होती है देव उठनी एकादशी, देव उठनी एकादशी। यह आती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को, दिवाली के बाद में कार्तिक शुक्ल एकादशी को, एकादशी को। और इस दिन से वापस से वैवाहिक कार्य एवं अन्य शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और एक अपनी है निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी। ये होती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, एकादशी को। तो ये 4 एकादशी हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो निर्जला एकादशी, देव सोनी, जल झूलनी और देव उठनी। एक ही बार में इनको याद कर सकते हो। तो इसका सही आंसर है निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, देव सोहनी 11 कब आती है? ऑप्शन 1 दे रखा है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल एकादशी, ऑप्शन 3 दे रखा है वैशाख शुक्ल एकादशी, ऑप्शन 4 दे रखा है आषाढ़ शुक्ल एकादशी, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो देव सोहनी 11 कब आती है? अभी बताया था मैंने, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आषाढ़ शुक्ल एकादशी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, नाग पंचमी कब मनाई जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है श्रावण कृष्ण पंचमी को, ऑप्शन 2 दे रखा है श्रावण शुक्ल पंचमी को, ऑप्शन 3 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण पंचमी को, ऑप्शन 4 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो नाग पंचमी मनाई जाती है श्रावण कृष्ण पंचमी को। कब मनाई जाती है? श्रावण कृष्ण पंचमी को। तो एक तो हो गई अपनी नाग पंचमी, एक हो गई अपनी रंग पंचमी, एक आती है ऋषि पंचमी। तो ये 3 पंचमी है। और एक है बसंत पंचमी, बसंत पंचमी।
अब एक ही बार में इनको याद करेंगे अपन। नाग पंचमी है श्रावण कृष्ण पंचमी को, क्योंकि नाग कैसा होता है, काला, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है नाग पंचमी। और एक है रंग पंचमी। रंग पंचमी भी पिछले में पढ़ाई है अपन चैत्र कृष्ण पंचमी को, चैत्र कृष्ण पंचमी को। और एक आती है ऋषि पंचमी, यह आती है भाद्रपद में। कब आती है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ऋषि के बाल कैसे होते हैं, सफेद, तो शुक्ल से सफेद याद कर सकते हैं। और एक आती है बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को, माघ शुक्ल पंचमी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नाग पंचमी कब मनाई जाती है, श्रावण कृष्ण पंचमी को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, किस चित्र शैली को हवेली चित्र शैली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है बूंदी चित्र शैली, ऑप्शन 2 दे रखा है अजमेर चित्र शैली, ऑप्शन 3 दे रखा है नाथद्वारा चित्र शैली, ऑप्शन 4 दे रखा है कोटा चित्र शैली, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कौन सी चित्र शैली को हवेली चित्र शैली के नाम से जाना जाता है, वो चित्र शैली है अपनी नाथद्वारा चित्र शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कमला और इलायची नामक महिला चित्रकार कौन सी चित्र शैली से संबंधित है। ऑप्शन 1, ये प्रश्न भी न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन 1 है इसका मारवाड़ चित्र शैली, ऑप्शन 2 है हाड़ौती चित्र शैली, ऑप्शन 3 है नाथद्वारा चित्र शैली, ऑप्शन 4 है देवगढ़ चित्र शैली, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कमला और इलायची नामक जो महिला चित्रकार है वो कौन सी चित्र शैली में है, नाथद्वारा चित्र शैली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा 2 महिला चित्रकार हो ना, महिला चित्रकार है वो शायद अजमेर चित्र शैली में है। 2 अन्य महिला चित्रकार हैं, 2 अन्य महिला चित्रकार हैं, यह है अजमेर चित्र शैली में, अजमेर चित्र शैली में। कौन सी में है, अजमेर चित्र शैली में। और है कौन कौन सी वो, एक का नाम है साहिबा और दूसरे का नाम है उष्णा। तो ये है ये तो अजमेर चित्र शैली से हैं। और कमला और इलायची नामक जो महिलाएं ये है नाथद्वारा चित्र शैली से। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मेवाड़ स्कूल का सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है रागमाला, ऑप्शन 2 दे रखा है भागवत पुराण, ऑप्शन 3 दे रखा है रामायण, ऑप्शन 4 दे रखा है महाभारत, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मेवाड़ स्कूल का सबसे बड़ा जो चित्रित ग्रंथ है वह है रागमाला। कौन सा है, रागमाला, मेवाड़ का रागमाला। और इसको लिखा है साहिबदीन ने। किसने बनाया इसको, साहिबदीन ने। और मेवाड़ स्कूल का सबसे पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा है, ये तो है सबसे बड़ा, और एक है सबसे पहला चित्रित ग्रंथ वह है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। और ये चित्रित हुआ था महाराणा तेज सिंह के समय, महाराणा तेज सिंह के समय। तो सही आंसर इसका रहेगा रागमाला। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजा रानियों के शिकार खेलते हुए चित्र कौन सी चित्र शैली में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है कोटा चित्र शैली, ऑप्शन 2 दे रखा है बूंदी चित्र शैली, ऑप्शन 3 दे रखा है अजमेर चित्र शैली, ऑप्शन 4 दे रखा है जैसलमेर चित्र शैली, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजा रानियों के शिकार खेलते हुए जो चित्र है वो कौन सी चित्र शैली में देखने को मिलते हैं, कोटा चित्र शैली में। और ये प्रश्न भी न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कोटा चित्र शैली। इसके बाद में अगला प्रश्न है, नाचते हुए मोर का चित्रण कौन सी चित्र शैली में देखने को मिलता है। ऑप्शन 1 दे रखा है बूंदी चित्र शैली, ऑप्शन 2 दे रखा है कोटा चित्र शैली, ऑप्शन 3 दे रखा है आमेर चित्र शैली, ऑप्शन 4 दे रखा है अजमेर चित्र शैली, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मोर का चित्रण तो सभी चित्र शैलियों में मिलता है, मोर का चित्रण तो सभी चित्र शैलियों में मिलता है लगभग, लेकिन नाचते हुए मोर का जो चित्रण है वो मिलता है बूंदी चित्र शैली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बूंदी चित्र शैली। इसके बाद में अगला प्रश्न है,
वीर जी भाटी द्वारा विठलदास चंपावत के कहने पर कौन से ग्रंथ का चित्रण किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है रामायण का, ऑप्शन 2 दे रखा है राम रावण युद्ध का, ऑप्शन 3 दे रखा है भागवत पुराण का, ऑप्शन 4 दे रखा है रागमाला का। तो विठलदास चंपावत के कहने पर कौन से ग्रंथ का चित्रण किया गया था? तो वो ग्रंथ था अपना भागवत पुराण। कौन सा था? भागवत पुराण। वीरजी भाटी द्वारा विठलदास चंपावत के कहने पर कौन से ग्रंथ का चित्रण किया गया था? तो वह ग्रंथ था अपना रागमाला। कौन सा था? रागमाला। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रागमाला। रागमाला सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बादाम सी आंखें कौन सी चित्रशैली की विशेषता है? ऑप्शन 1 दे रखा है जोधपुर चित्रशैली की, ऑप्शन 2 दे रखा है जयपुर चित्रशैली, ऑप्शन 3 दे रखा है अजमेर चित्रशैली, ऑप्शन 4 दे रखा है बूंदी चित्रशैली, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बादाम सी आंखें कौन सी चित्रशैली की है? जोधपुर चित्रशैली की। इसके अलावा जोधपुर चित्रशैली की क्या विशेषताएं हैं वो एक ही बार में देख लेते हैं। एक तो है इसमें खंजन पक्षी का चित्रण, खंजन पक्षी का चित्रण। एक हो जाएगा इसमें बादाम सी आंखें, बादाम सी आंखें। ऊंट घोड़ा और कुत्ते का चित्रण, ऊंट घोड़े व कुत्ते का चित्रण। कुत्ते का चित्रण इसमें इंपॉर्टेंट है, कुत्ते का चित्रण। तो इसकी तीन चार विशेषताएं जोधपुर चित्रशैली, खंजन पक्षी का चित्रण है, बादाम से आंखें हैं, ऊंट घोड़े और कुत्ते का चित्रण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर चित्रशैली। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो दे रखा है, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है दादू दयाल जी, ऑप्शन 2 दे रखा कबीर जी, ऑप्शन 3 दे रखा रामदास जी, ऑप्शन 4 दे रखा सुंदरदास जी और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। ये प्रश्न अभी एग्जाम हुई थी एक, उसमें भी पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दादू दयाल जी को। इसके बाद में अगला प्रश्न है, दादू दयाल जी संबंधित है। दादू दयाल जी से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है इन्होंने अपने उपदेश अवधी भाषा में दिए, ऑप्शन 2 दे रखा है इनका स्तन भेरानी जयपुर पहाड़ी पर है, ऑप्शन 3 दे रखा है इनके अनुयायी शव को जलाते नहीं है बल्कि जानवरों को खाने के लिए जंगल में छोड़ देते हैं, और ऑप्शन 4 दे रखा है इनके कुल 152 शिष्य हुए, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर रहेगा इनके कुल 152 शिष्य हुए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है इन्होंने अपने उपदेश अवधि भाषा में दिए, ये बात सही है। इनका स्थल भेरानी पहाड़ी जयपुर पर है, ये बात भी सही है। इनके अनुयायी शव को जलाते नहीं है बल्कि जानवरों को खाने के लिए छोड़ देते हैं, ये बात भी सही है। और इनके कुल 152 शिष्य हुए, ये बात भी सही है। इसके सारे कथन सही है, लेकिन जो इनके प्रधान शिष्य थे, प्रधान शिष्य वो थे 52, जिन्हें दादू के 52 स्तंभ भी कहते हैं, दादू के 52 स्तंभ भी कहते हैं। तो इसका कोई सा भी कथन गलत नहीं है, तो सारे कथन इसके सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 234 है, सुंदरदास जी की प्रमुख पीठ कहाँ है? ऑप्शन 1 दे रखा है गढ़राता दौसा, ऑप्शन 2 दे रखा है लालसोट दौसा, ऑप्शन 3 दे रखा है जमुआ रामगढ़ दौसा, ऑप्शन 4 दे रखा है बांदीकुई दौसा और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सुंदरदास जी की जो प्रमुख पीठ है वह है अपनी लालसोट दौसा में। कहाँ पर है? लालसोट दौसा में। और इन्होंने, सुंदरदास जी ने मराठा आक्रमण के समय, मराठा आक्रमण के समय सवाई प्रताप सिंह की सहायता की थी, सवाई प्रताप सिंह की सहायता की थी। सहायता की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लालसोट दौसा में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 235 है, जाम्बोज जी से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है इन्हें कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है, ऑप्शन 2 दे रखा है इन्हें विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक संत कहा जाता है, ऑप्शन 3 दे रखा है इन्हें गूंगा गेला संत कहा जाता है, ऑप्शन 4 दे रखा है इनके बचपन का नाम जसवंत था और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जाम्बोजी से संबंधित जो कथन है वो देख लेते हैं। तो इन्हें कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है, बिल्कुल सही है। इन्हें विश्व का प्रथम
पर्यावरण वैज्ञानिक संत कहा जाता है, ये बात भी सही है। इन्हें गूंगा गेला संत कहा जाता है, ये बात भी सही है। और ऑप्शन 4 दे रखा है इनके बचपन का नाम जसवंत था, ये बात असत्य है, क्योंकि इनके बचपन का नाम इनका धनराज था। क्या था बचपन का नाम? धनराज। धनराज। तो जसवंत किनका नाम था? जसनाथ जी का। किसका नाम था? जसनाथ जी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनके बचपन का नाम जसवंत था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जाम्बोजी से संबंधित पूजा स्थल है। ऑप्शन 1 दे रखा है रोटू, ऑप्शन 2 दे रखा है पीपासर, ऑप्शन 3 दे रखा है रामड़ावास, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जाम्बोजी से संबंधित जो पूजा स्थल है वो रोटू बीकानेर में है, पीपासर नागौर और रामड़ावास इसमें भी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा जाम्बोजी ने शिक्षा की प्राप्ति की थी, जाम्बोजी को जहाँ पर शिक्षा की प्राप्ति हुई थी वो स्थान था धोकदोरा। कहाँ पर था? धोकदोरा। और इन्होंने अपना पहला उपदेश भी धोकदोरा में ही दिया था, प्रथम उपदेश भी यहीं दिया था। और इनका जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल वह है अपना मुकाम तालवा। मुकाम तालवा, समराथल धोरा बीकानेर। समराथल धोरा बीकानेर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। जामोजी संबंधित ये पूजा स्थल है, रोटू में भी है, रोटू नागौर में पड़ता है और पीपासर नागौर में है। इसके बाद में रामड़ावास यह पड़ता है जोधपुर में। कहाँ पर पड़ता है ये? जोधपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सा संस्कार मानव जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है पिंडदान, ऑप्शन 2 दे रखा है अंत्येष्टि, ऑप्शन 3 दे रखा है शोक, ऑप्शन 4 दे रखा है मोसर, ऑप्शन 3 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कौन सा संस्कार मानव जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? अंत्येष्टि। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, तोरण किस बात का प्रतीक है? ऑप्शन 1 दे रखा है विवाह का, ऑप्शन 2 दे रखा है विजय शक्ति का, ऑप्शन 3 दे रखा है किसी की हत्या करने का, ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो तोरण तोरण विवाह में ज्यादा प्रयोग होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये विवाह का प्रतीक है। तो तोरण प्रतीक होता है विजय या शक्ति का। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 विजय या शक्ति का। इसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है, मौत के तीसरे दिन मुर्दे की अस्थियों को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है फूल चुनना, ऑप्शन 2 दे रखा है पिंडदान करना, ऑप्शन 3 दे रखा है तीये की बैठक, ऑप्शन 4 दे रखा है श्राद्ध, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शव को जलाने के बाद, शव को जलाने के बाद, शव को जलाने के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद परिजन वहां पर जाते हैं और उस राख में से कुछ अस्थियों को चुनते हैं जो जलती नहीं है, तो उसको बोलते हैं फूल चुनना। क्या बोलते हैं उसको? फूल चुनना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और इससे पहले वाला ये वाला प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 240 है, राज्य दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है मिसल, ऑप्शन 2 दे रखा है कुरब, ऑप्शन 3 दे रखा है पासिव, ऑप्शन 4 दे रखा है नाजर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की जो रीति या प्रथा होती है उसको कहते हैं मिसल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मिसल। इसके बाद में अगला प्रश्न है, डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया। ऑप्शन 1 दे रखा है उदयपुर में, ऑप्शन 2 दे रखा है जोधपुर में, ऑप्शन 3 दे रखा है चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन 4 दे रखा है बांसवाड़ा में, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो डाकन प्रथा को जो सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया था वो किया गया था उदयपुर रियासत में। कौन सी में? उदयपुर रियासत में। शासक थे इस टाइम पे महाराणा स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह। और डाकन प्रथा ज्यादातर इसी तरफ फेमस थी, ये उदयपुर तरफ ज्यादा प्रचलित थी, उदयपुर रियासत में।
तो इस पर जो रोक लगी थी वो लगी थी 1853 में। 1853 पर इस पर रोक लगा दी गई थी और एक अंग्रेज शासक थे डाकन प्रथा पर रोक लगाने वाला, उसके प्रयासों से लगी थी डाकन प्रथा पर रोक लगाने में। ये थे कमांडर जेसी ब्रुक। इनके बाद में भी प्रथा पर रोक लगा दी गई। इसके बाद में भी एक एंजाबाई नामक महिला थी, एंजाबाई नामक महिला, जो नहीं, एंजाबाई तो क्या थी, एंजाबाई नहीं थी, एंजाबाई तो अंतिम, ये सती हो गई थी। सती प्रथा पर भी रोक लगी थी, यहाँ पर सती प्रथा पर भी रोक लगी थी। और सती प्रथा पर रोक लगने के बाद भी एंजाबाई नामक एक महिला थी, वो उदयपुर रियासत में सती हो गई थी। सती प्रथा पर रोक लगाई थी मेवाड़ उदयपुर रियासत ने या मेवाड़ रियासत ने 1861 में। कब लगाई थी? 1861 में। तो डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया है उदयपुर रियासत ने। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा मोसर, ऑप्शन 2 दे रखा जोसर, ऑप्शन 3 दे रखा शोक, ऑप्शन 4 दे रखा त्रयोदशी संस्कार और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में प्रचलित मृत्यु भोज को कहा जाता है जोसर, क्या मोसर, क्या कहा जाता है? मोसर। और यदि कोई अपने जीते जी ही अगर कोई व्यक्ति जी रहा है और अपने जीते जी उसने क्या दे दिया? मृत्यु भोज दे दिया, तो उसे कहते हैं जोसर। मरने के बाद मोसर और जीते जी दे दे तो जोसर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? ये प्रश्न सर्वप्रथम पूछा गया था आरएस की एग्जाम में। आरएस शायद 2017 वाली एग्जाम थी, उसमें सबसे पहले यह प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शन 1 दे रखा कुंभ श्याम मंदिर, ऑप्शन 2 दे रखा सतवीस देवरी मंदिर, ऑप्शन 3 दे रखा समिदेश्वर मंदिर, ऑप्शन 4 दे रखा है तुलजा भवानी मंदिर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तुलजा भवानी मंदिर भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, ये बनवाया था वनवीर ने। और समिदेश्वर मंदिर बनवाया था मुंज परमार ने। बाद में इसका जो परकोटा वगैरह बनवाया वो बनवाया मोकल ने, तो इसे मोकल मंदिर भी कहने लग गए। तो अपना तो प्रश्न क्या है कि जैन मंदिर कौन सा है? सतबीस देवरी जैन मंदिर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल महामंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पाली में, ऑप्शन 2 दे रखा है जोधपुर में, ऑप्शन 3 दे रखा है नागौर में, ऑप्शन 4 दे रखा है बीकानेर में, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। नाथ संप्रदाय का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है महामंदिर, वो कहाँ पर है? जोधपुर में। और जोधपुर के जो महाराजा मानसिंह थे, महाराजा मानसिंह वो कौन से संप्रदाय के थे? नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, नाथ संप्रदाय के अनुयायी। और जोधपुर के ही महाराजा विजय सिंह ये थे वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी। तो जो अपना नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है महामंदिर, वह है जोधपुर में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पुष्कर अजमेर में स्थित मंदिर है। ऑप्शन 1 दे रखा है ब्रह्मा मंदिर, ऑप्शन 2 दे रखा है सावित्री मंदिर, ऑप्शन 3 दे रखा है गायत्री मंदिर, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी। तो पुष्कर जो अजमेर में है, वहाँ पर कौन कौन से मंदिर दे रखे हैं? एक तो ब्रह्मा मंदिर भी है, सावित्री मंदिर है और गायत्री मंदिर भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हाड़ौती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा काकुनी मंदिर समूह, ऑप्शन 2 दे रखा भंड देवरा शिव मंदिर, ऑप्शन दे रखा है गड़गच शिव देवालय, ऑप्शन 4 दे रखा कंसुआ का शिव मंदिर। कंसुआ का जो शिव मंदिर है यह है कोटा में, और भंड देवरा मंदिर है ये भी कोटा में है। तो इसका सही आंसर रहेगा हारडोती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं भंड देवरा शिव मंदिर को। और राजस्थान का खजुराहो कहते हैं किराड़ू मंदिर बाड़मेर को।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बंडदेवरा शिव मंदिर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे पहला समयांकित मंदिर कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है गणेश मंदिर जयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन, ऑप्शन सी दे रखा है तिरुपति बालाजी मंदिर सुजानगढ़, ऑप्शन 4 दे रखा है महामंदिर जोधपुर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान का सबसे पहला समयांकित जो मंदिर है वह है अपना शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में। और इसका मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राजा दुग्गण के मंत्री वापक के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन, और यह है चंद्रभागा नदी के किनारे। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में जावर का विष्णु मंदिर बनवाया था? ऑप्शन 1 दे रखा महाराणा कुंभा, ऑप्शन 2 दे रखा है रानी पद्मिनी, ऑप्शन 3 दे रखा है महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई, ऑप्शन 4 दे रखा है महाराणा राज सिंह, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जावर का जो विष्णु मंदिर बनवाया था, बना ये महाराणा कुंभा के काल में ही था, लेकिन इसको बनवाया था महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई, जिसे वागीश्वरी की उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि दी गई है? वागीश्वरी की उपाधि दी गई है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो दे रखा है प्रश्न नंबर 249 है। इसमें एक तरफ मंदिर दे रखे हैं और दूसरी तरफ इनमें स्थान दे रखे हैं। तो इसमें दे रखा है 7 सहेलियों का मंदिर, ऑप्शन 1 दे रखा है, और ऑप्शन 2 दे रखा है मदन मोहन जी मंदिर, ऑप्शन 3 दे रखा है सालासर हनुमान जी मंदिर, ऑप्शन 4 दे रखा है भावल माता मंदिर। तो जो याद है वो लगाते हैं। सालासर हनुमान जी का मंदिर है चूरू में, मदन मोहन जी जो करौली में है, यह है गौड़े संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। गौड़े संप्रदाय की है, गौड़े संप्रदाय की। एक भरतपुर में भी है मदन मोहन जी का मंदिर, वो वैष्णव संप्रदाय की है। मदन मोहन जी का मंदिर भरतपुर में भी है, कामा भरतपुर में है। यह है वैष्णव संप्रदाय की प्रमुख पीठ। और जो करौली में है वो गौड़े संप्रदाय की है। और 7 सहेलियों का जो मंदिर है वह कौन सा मंदिर है? वह है अपना झालावाड़ में जो मंदिर है वह है 7 सहेलियों वाला मंदिर, और भावल मंदिर है भावल मेड़ता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले का पहला दूसरे का तीसरा, पहले का पहला दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब एक ये देख लेते हैं 7 सहेलियों वाला जो मंदिर है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। 7 सहेलियों का जो मंदिर है, 7 सहेलियों का मंदिर, ये है झालरापाटन झालावाड़ में। एक तो झालरापाटन झालावाड़ में ये एक प्रकार का सूर्य मंदिर है। क्या है? सूर्य मंदिर। और कर्नल टोड ने इसे कहा है चार भुजानाथ मंदिर। चार भुजानाथ मंदिर, चार भुजानाथ मंदिर। तो इससे संबंधित ये बातें थी मंदिर से संबंधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक है सहेलियों की बाड़ी, ये 7 सहेलियों का मंदिर है। एक है सहेलियों की बाड़ी, यह है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। और इसका निर्माण करवाया था महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। संग्राम सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री के लिए, सेकंड ने। तो ये हो गया एक मंदिर। एक है कुंवारी कन्या का मंदिर, कुंवारी कन्या का मंदिर, कुंवारी कन्या का मंदिर। ये मंदिर है सिरोही में। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में, सिरोही में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला प्रश्न है,
राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है मंडोर जोधपुर में, ऑप्शन 2 दे रखा है किराड़ू बाड़मेर में, ऑप्शन 3 दे रखा है आसोतरा बाड़मेर में, ऑप्शन 3 दे रखा है आमेर जयपुर में, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पसंद। तो राजस्थान में जो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल वह है मंडोर जोधपुर में। कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में। और 33 करोड़ देवी देवताओं के जो मंदिर है, 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वह है बीकानेर में। बीकानेर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंडोर जोधपुर। तो दोस्तों ये थे अपने आज के भाग 5 में 201 से लेके 250 तक पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में टॉप 50% जो बार बार में रिपीट होते रहते हैं राजस्थानी कला और संस्कृति से संबंधित। अगले भाग में हम 250 से लेके 251 से लेके 300 तक प्रश्नों को हल करेंगे। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा बार बार में आने की इनकी ज़्यादा संभावना बनी रहती है, इसलिए एक प्रश्न करवाए जा रहे हैं। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने उन मित्रों के पास जरूर शेयर करें जो राजस्थान में किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी थोड़ा सीरियस होकर कर रहे हैं, उनके पास ये चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहिए।